हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आप लोगों के सामने दोबारा से प्रेजेंट हुआ हूँ एक नई सीरीज़ के साथ में, एक नए पेपर सेट के साथ में। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि हम एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं 2024 को। इस टारगेट सीरीज़ के अंदर हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनके परफेक्ट सोल्यूशंस। एक एक शब्द का मीनिंग आपको बताया जाएगा, एक एक इवन फुल स्टॉप तक का मीनिंग आपको क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं सेट नंबर 21 आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखिए, एक आपको इसमें लिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 के नाम से। इस प्लेलिस्ट में करीब अभी तक सेट 1 से लेके 20 तक पूरे पड़े हुए हैं। आप आराम से जाके उसको चेक कीजिए। उसमें से पर डे ज़्यादा नहीं, 2x की स्पीड पे बस 2x की स्पीड पे बस रोजाना 20 से 25 मिनट्स दीजिए इंग्लिश के सेशन के लिए। ये सफिशिएंट है, ये एक पूरा पेपर का एनालिसिस है। इसी का ही आप वॉकैब तैयार कीजिए। मैं एक सीरीज भी लेकर आऊँगा वॉकैब से रिलेटेड। फिलहाल तो अभी जो चीज़ें हैं हम उनको कवर करें, है ना। चलिए, तो आ जाओ भाई शेर और शेरनियों। यहाँ पर ये देखिए मेरा गिवन कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम कीजिए, मैं आपके सारे डाउट सेक्शन को देखूंगा मैं, ठीक है। एसएससी की भी तैयारी है, बैंक के लिए भी है, डिफेंस में स्पेशल आर्मी क्लर्क स्पेशलिस्ट के नाम से मैं अपने एरिया में फेमस हूँ। आर्मी क्लर्क स्पेशलिस्ट सोनू सर। इंटरव्यू सेक्शंस होते हैं, फिर हिंदी शॉर्ट हैंड की क्लासेस भी हमारे यहाँ पे चलाई जाती हैं ऑफलाइन क्लासेस में। तो अगर कोई इंटरेस्टेड बच्चा होगा तो वो भी देखेंगे आप। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 1। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है और आपको देखिए क्या लिखा गया है। चूज द ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। ये अंडरलाइन है और ये सेगमेंट, सेगमेंट मतलब लाइन, एक हिस्सा है। करेंटली एंड कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। देखिए इसके अंदर कहीं पर भी ऐसा कोई वर्ड सिनोनिम तो लिखा नहीं है, लेकिन क्या बोल रहा है, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है की जगह पर, यानी किसी की जगह पर अगर कोई बंदा आ जाएगा तो वो सिनोनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समानार्थी हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे ये किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, समानार्थी के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। बजरंग इज इन एक्सट्रीम पेन इन हिज टीथ। बजरंग के दांत के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है। क्या हो रही है, पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। तो पहला जो वर्ड है हमारे पास में स्टिंग। स्टिंग का मतलब क्या होता है, डंक मारना। मधुमक्खी होती है या ततैया होता है, वो डंक मार देता है, दैट इज कॉल्ड स्टिंग। बिच्छू होता है, बिच्छू डंक मार देता है। एगोनी, एगोनी का मतलब होता है पीड़ा, ठीक है। एग का मतलब होता है दर्द, और हर्ट का मतलब क्या होता है हमारे पास में, कोई चोट लग जाना, है ना, हर्ट हो जाना। अब हमको एक ऐसा वर्ड देखना है जो एक्सट्रीम पेन को बताता हो। एक्चुअली ये पूरा अंडरलाइन होना था, ये एक्सट्रीम पेन पूरा अंडरलाइन होना था जिससे हमारा प्रॉपर आंसर आ पाए। देखिए हल्का फुल्का दर्द है तो एक हो जाएगा, हेड एक है ना, बैक एक है तो एक हो जाता है। लेकिन अब ये थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान रखें, ये पूरा ये दोनों वर्ड अंडरलाइन है यहाँ पर। एक्सट्रीम पेन, इसका मतलब होता है अत्याधिक पीड़ा होना है। एक्सट्रीम, अत्याधिक। अगर अत्याधिक पीड़ा होगी तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अवर फाइनल आंसर, ठीक है। Okay, now comes to the another one. Here we have another question which is related to the synonym. Here they have given a wonderful word that is synonym. They have already given a clear word to us. She looked dash luminous. अच्छा, luminous का मतलब क्या होता है, चमकता हुआ, चमकता हुआ। luminous in the डायमंड नेकलेस। वह डायमंड नेकलेस के अंदर कैसी दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल मतलब अच्छी सुंदर दिखाई दे रही हैं, है ना, बिल्कुल मतलब अट्रैक्टिव सी दिखाई दे रही हैं। तो लुमिनस का मतलब ऐसा होता है जो क्या करता है, चमकता हुआ हो और क्या करे, किसी को अट्रैक्ट कर ले, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, इसका सिनोनिम बताना है भैया, है ना। तो शुरू हो जाए। पहला वर्ड क्या है, ट्रांसकेंडेड। इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या हो, उत्कृष्ट हो। ट्रांसकेंडेड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या हो, बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट हो, यानी एक उच्च कोटि की चीज़ हो तो उत्कृष्ट कहलाता है। उत्कृष्ट आएगा बेटा लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्प्लेंडेंट का मतलब क्या होता है, बड़ा चमकीला, मतलब बहुत ज़्यादा चमकता हुआ, बड़ा चमकीला, ठीक है। नेक्स्ट अगला वर्ड है हमारे पास में स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तेज हो, तीखी हो। इम्प्यूडेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति वेलियंट हो, डेयरिंग हो, बोल्ड हो, हीरोइक हो, ठीक है, साहसी व्यक्ति कुल मिला के।
तो अभी हमको क्या चाहिए, सिनोनिम चाहिए। चमकता हुआ का सिनोनिम क्या होता है, रेस्प्लेडेंट। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, एंटीनिम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या बताना है बेटा, एंटीनिम आ रहा है। पढ़िए एक बार, कौन सा एंटीनिम आपको बताना है, अनश्योर का एंटीनिम बताना है। श्योर का मीनिंग पहले बता दीजिए, श्योर का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज क्या हो, निश्चित हो। श्योर का मतलब होता है कोई चीज निश्चित हो, लेकिन यहाँ पे अनश्योर है, इसका मतलब क्या है, इनडेफिनाइट, इनडेफिनाइट यानी अनिश्चित हो कोई चीज। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इस वर्ड में से इसका आपका एंटोनिम निकालना है। इस पूरे सेंटेंस को पढ़ने में काफ़ी समय जाएगा, ये आपको सिर्फ घुमाने के लिए दिया गया। सीधा ऑप्शन चेक करो, क्वेश्चन को साइड से हटा दो उसको, सीधा ऑप्शन चेक करो। अनश्योर, पहले डेट, डेट के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है तारीख, एक होता है खजूर। खजूर होता है खाने वाला, वही होता है। हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या होता है, हस्तशिल्प, हाथों से बनाई गई कोई हैंडमेड वर्क हो। एक मिनट, थोड़ा साफ साफ लिखें इसको, हस्तशिल्प। ठीक है, और कस्टमाइज का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या हो जाए, अनुकूलित करना, अपने हिसाब से अनुकूलित करना। जैसा मोबाइल है, मोबाइल के अंदर हम कई सारे फंक्शन अपने हिसाब से करने लगते हैं ना, अनुकूलित कर लेते हैं, कस्टमाइजेशन कर लेते हैं, यानी कि कहीं पे लॉक लगाना है, किसी ऐप को लॉक करना है, किस ऐप को खुला छोड़ना है, किस म्यूज़िक को कितनी देर तक सुनना है। ठीक है, और सर्टेन का मतलब क्या होता है, निश्चित, क्या हो जाता है, निश्चित। अब सी, नाउ हियर वी हैव अ वर्ड दैट इज कॉल्ड इनडेफिनिट, मतलब अनश्योर, अनिश्चित। आंसर क्या हो जाएगा, सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सर्टेन। ओके, आगे आ जाओ भैया, जल्दी 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 देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास में, एंटोनिम आपको बताना है। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, किसी का उल्टा आपको बताना है। अब वर्ड कैसा उल्टा बताना है वो बताइए। क्वेश्चन को एक बार रीड करिए बेटा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, परजरवेरेंस। क्या बताना है, परजिवेरेंस, इसका मतलब क्या होता है समझिए, दृढ़ता। क्या होता है, किसी काम को लगातार करते रहने की दृढ़ता, उस एक ही काम को कंसिस्टेंसी से करते रहेंगे, परजर्वेंस। हम इसको बोल सकते हैं प्रयास करना बार बार, ट्राई अगेन एंड अगेन, ट्राई अगेन एंड अगेन, नॉर्मल अगर भाषा में बात करें, एफर्ट भी कह सकते हैं आप। ठीक है, अगला वर्ड है हमारे पास में इलोक्वेंस। इलोक्वेंस क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छा भाषण बोलता हो उसको बोलते हैं सुवक्ता। ठीक है, इररेजुलेशन का मतलब क्या होता है, किसी के मन में कोई दुविधा चल रही हो, डिलेमा हो किसी के मन में, कि मैं दिल की सुनूं कि माँ की सुनूं, मैं दुविधा में हूं। एक मिनट, इसका एक आसान सा वर्ड और मैं आपको क्लियर कर देता हूं डिलेमा का, एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है, दुविधा। अच्छा, रेडीनेस का मतलब क्या होता है, तत्परता। क्या होता है, तत्परता, रेडीनेस, किसी भी काम के लिए रेडी रहना हमेशा। ऑब्स्टिनेंसी, ऑब्स्टिनेंसी का मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिए क्या करना, हट करना। ठीक है, आप उस काम में मतलब जिद करना किसी चीज के लिए, अड़ियल तरह, एडामेंट टाइप का, एडामेंट। एडामेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा अड़ियल व्यक्ति, इनफ्लेक्सिबल, रिजिड। ठीक है, तो देखिए ऊपर क्या है, परसिवरेंस है, आप बार बार क्या कर रहे हैं, दृढ़ता से उस तरफ को बढ़ रहे हैं, ये प्लस बात है। आपको माइनस देखना है, क्या देखना है, माइनस देखना है। तो माइनस देखने के लिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, इररेजुलेशन, एम्बिग्यूटी, यानी कि आपको क्या है, दुविधा है उस काम को करने में, आप कंफर्म नहीं है कि उस काम को करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, नाउ कम्स टू अनदर वन, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। देखिए भैया, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो हमारा भी मन नहीं लगता है भाई। वीडियो हम तभी बनाएंगे जब आगे आप लोगों के लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट आएंगे। प्लीज़ कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिखिए कि सर हमको ये चीज़ चाहिए, क्या ये करना है। इवन ऑफलाइन वाले बच्चे तो बिल्कुल गधे हैं, उनको तो ऑफलाइन में डेटा मिल जाता है, तो फिर वो क्यों आएंगे ऑनलाइन पे। अरे ऑनलाइन भी देख लो बेटा, थोड़ा सा ऑनलाइन पे भी सर को सजेशन कर दो कि सर मैं इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप ये पूरा करिए, चलो हम वो भी पूरा करेंगे, लेकिन आप सिलेक्शन लेकर आइए, है ना। मेन चीज़ है आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन होगा तो फिर भाई हमारा भी थोड़ा सा आगे की तरफ नाम बढ़ेगा, हम भी बढ़ेंगे। हमारा पूरा रिजल्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं चाहे जी मर्जी, चाहे जितना इंटेलिजेंट बना रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो मेरी ऐसी इंटेलिजेंसी का कोई लाभ नहीं है। एक टीचर का रिजल्ट कहाँ दिखता है, उसके स्टूडेंट्स में दिखता है ना। और आपका सिलेक्शन होगा तो बेटा हमारा ऑटोमेटिक सिलेक्शन है।
आप रुक गए तो हम ही रुक गए, इसका मतलब पढ़ाने में कोई कमी थी, है ना। चलिए नंबर 5 पर आइए। देखिए देखिए मेरे फाइल का क्वेश्चन आ गया, मॉडेस्ट। अरे भैया फाइल में है, याद कर लो, दिया है फाइल, पूरा वही क्वेश्चन आ रहे हैं कॉपी पेस्ट। अब और कैसे कैसे समझाएं आपको, आप तो बिल्कुल मतलब हिमालय पर्वत बन गए हो, हिलेंगे डुलेंगे नहीं सर। याद करना पड़ेगा बेटा थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। तो जो मॉडेस्ट होता है इसका मतलब क्या होता है समझिए। मॉडेस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो विनम्र हो। कैसा हो? विनम्र हो, ठीक है। कोई अहंकार नहीं हो, बिल्कुल अहंकार रहित हो, सहित ना हो, रहित हो। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? कोई चीज बिल्कुल क्लियर हो, स्पष्ट हो। आई एम प्रिज्यूमिंग का मतलब क्या होता है? निसंकोची, जिसको मतलब क्या हो, कोई संकोच ना हो, वो बोल देगा, संकोची, ठीक है, उसको कोई संकोच नहीं। कॉन्सिएटेड का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति क्या हो, घमंडी हो, हॉटी, ठीक है। डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज हमसे दूर हो, रिमोट हो। अभी क्या चाहिए? विनम्र। विनम्र का उल्टा क्या बनेगा? कॉन्सिएटेड यानी घमंडी। विनम्र का उल्टा क्या बनेगा? कॉन्सिएटेड यानी घमंडी। एक मिनट कलर चेंज कर दें इसका। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में जो वर्ड दिया गया है हमारे पास, पहले उसको जान लेते हैं। एंटेनिम बताना है आपको। ही वॉज एक्विटेंट, सॉरी एक्विटेड ऑफ ऑल द चार्जेस इन द कोर्ट। अब एक्विटेड का मतलब क्या होता है? किसी को दोष मुक्त कर देना। क्या होता है एक्विटेड का मतलब? क्या होता है? दोष मुक्त करना, ठीक है, दोष मुक्त करना, किसी अपराधी को सजा से मुक्ति दे देना, दोष मुक्त कर देना। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? छुट्टी कर देना, है ना, छुट्टी कर देना। जैसे अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं तो फिर क्या करता है डॉक्टर? जब ठीक हो जाते हैं तो हम डिस्चार्ज कर देता है डॉक्टर। कंफर्म्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज के समान होना, समान होना, कंफर्म कर देना, सहमत हो जाना या किसी के समान हो जाना, ठीक है। इसका मतलब सहमत हो जाना भी हो जाता है और समान हो जाना भी होता है। अच्छा कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है? दोषी ठहराना, दोष लगाना या दोषी ठहराना। ब्लेम करना किसी को, ठीक है, चार्ज करना किसी को। प्रेस का मतलब क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना। एडमायरेशन, एडमायर करना किसी को, एडमायर्ड, प्रशंसा करना। अभी किस चीज की जरूरत है हमें? दोष मुक्त का मतलब हो गया एक्यूटेंट यानी मुक्त कर देना। आपको क्या करना है? उल्टा बताना है, दोषी ठहराना है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। कन्विक्टेड का मतलब अपराधी भी होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? दोषी ठहराना या अपराधी ठहराना भी हो सकता है। नहीं तो कई बच्चे सोचे सर वो अपराधी होता है, आप दोषी बता रहे हो, बात एक ही है बेटा। ओके लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कह रहा है हमारे पास में? एक फ्री हिट क्वेश्चन है, इसको तो हर बच्चा देखते से ही कर सकता है। देखिए, हर सडन अराइवल हैज डिसअरेंज माय प्लान। उसका अचानक से आगमन, अराइवल का मतलब क्या होता है? आगमन यानी कमिंग, आना, है ना, कम। उसके आने ने, उसके आगमन ने मेरे सारे प्रकार के सारे प्लान को खराब कर दिया। उसके अचानक से आगमन ने सारे प्लान को मेरे खराब कर दिया, है ना। अब जैसे एग्जाम डेट आ गई, आपने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा देर बाद में आएगी, लेकिन वो एग्जाम के करीब 20 दिन पहले आ गई या 15 दिन पहले आ गई, तो अब गड़बड़ा गए हम, ठीक है। तो 7 वाले में देखिए टाइमिंग, टाइमिंग का मतलब तो समय होता है, ठीक है। एंट्रेंस का मतलब क्या होता है? प्रवेश द्वार यानी एंट्री गेट। डिपार्चर का मतलब होता है जाना यानी कि गो। और अपेयरेंस का मतलब होता है उपस्थिति, प्रेजेंस, ठीक है। तो अब आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है? ये है कम और ये है गो। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। अराइवल का क्या होता है? डिपार्चर। बहुत आसान था, ट्रेन आती है अराइवल, ट्रेन जाती है डिपार्चर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। 8 क्या कह रहा है? अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स। अच्छा अब थोड़ा सा मैं फ्लैश बैक कर दूं, मैं जरा, मैं एक बार चेक कर लूं कितने कितने क्वेश्चन सिनोनिम के आए हैं, कितने क्वेश्चन एंटोनिम्स के आए हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन सिनोनिम है, सेकंड भी सिनोनिम है, थर्ड एंटोनिम, 2 सिनोनिम हो गए, फोर्थ एंटोनिम 5, ये 6, ये 7, देन 8। अच्छा तो मैं अगर आपको बताऊं तो आप हर सेट में देख सकते हैं कि ये 2 सिनोनिम पूछ रहे हैं और एंटोनिम्स ये ज़्यादा पूछ रहे हैं। एंटोनिम्स इन्होंने कितने पूछे हैं? 5 एंटोनिम्स पूछे हैं इसके अंदर, 5 एंटोनिम्स। एंटोनिम्स पे ज़्यादा ध्यान दो आप लोग, है ना, ये पूछ रहा है, सिनोनिम्स कम है, एंटोनिम्स पे ज़्यादा ध्यान दो आप लोग, और होगा सिलेक्शन बेटा, क्यों नहीं होता है, होता है।
पढ़ो आप, क्यों नहीं होगा सिलेक्शन। हार मत मानो बस। किसी ने कह दिया नहीं हो रहा नहीं हो रहा तो मेरे को मेरी बात कराओ, कौन कह रहा है कि नहीं हो रहा, मैं बात करूंगा। अरे मेहनत कर रहा है बच्चा, होगा, समय आ जाएगा तो सब होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, वर्शिपर्स का मतलब क्या होता है, पूजा पाठ करने वाले, है ना, पुजारियों का दल। वर्शिपर्स का मतलब क्या होता है, पुजारियों का दल। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर यानी पुजारियों का दल। क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़। ये अननोन होता है, इसमें कोई डिसाइडेड नहीं है कि व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। कॉन्ग्रेगेशन का मतलब होता है मंडली, क्या होता है, मंडली। और कारवां का मतलब क्या होता है, काफिला। कारवां में क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक लोग क्या घूमते रहते हैं, जो जो मैजिक के शो चलाते हैं, मैजिशियन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने कारवा लेके जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, बंजारे टाइप के, है ना, कारवा। नेक्स्ट है हमारे पास में कॉन्स्टेलेशन, मतलब तारामंडल, तारा समूह। अब किस चीज की जरूरत है, देखिए, किसका दल होता है, मंडली। पुजारियों की क्या होती है, मंडली, पुजारियों का दल होता है और मंडली होती है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। ये वन वर्ड का पहला क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन वन वर्ड में पूछा गया है। अब आ गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 किसको डायरेक्टेड करता है, वो क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी, कितना है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब क्या होता है बेटा, कोई चीज जो बिल्कुल कभी कभार होती हो। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है, बताइए, कोई चीज क्या होती हो, कभी कभार, कभी कभार। ठीक है, तो कभी कभार के लिए वर्ड ढूंढना चाहिए, चालू करिए। वेरी हाई, नहीं, बहुत ऊंचा ये नहीं होगा। वेरी एंशियंट, बहुत पुराना नहीं। वेरी कलरफुल, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, वेरी रेयर। रेयर का मतलब क्या था, मुश्किल से ही बोलते ना, तुम तो बिल्कुल ईद का चांद हो गए, वंस इन अ ब्लू मून, है ना, कभी कभार ही दिखते हो यार हमको तो। ठीक है, तो वो जो कभी कभार वाली स्थिति होती है वो इसी से शो की जाती है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। बहुत रिपीटेड वर्ड है, मुझे कहने में बार बार बड़ा अजीब लगता है, सारे के सारे वर्ड फाइल में से ही आए हैं। सारे के सारे वर्ड वही हैं जो एग्जाम से पहले याद कराए थे लास्ट ईयर बच्चों को। अब आप याद नहीं कर रहे हो प्रॉपर, तो अब मैं क्या कर दूं यार। आपको लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, आएगा कि नहीं आएगा। अब ये क्या आ रहा है, ये क्या मैं आ रहा हूं, और कैसा प्रूफ होता है, और कैसा सिलेबस होता है, और कैसा मटेरियल होता है। मेरे पास तो प्रूफ है ना, फाइल चेक करो जाके, मिल जाएगा पूरा डेटा आपको। चलिए, पढ़ना पड़ेगा बेटा। अंडर द क्लाउड, अंडर द क्लाउड का मतलब क्या होता है, सुनिए, शक के घेरे में। अंडर द क्लाउड का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर शक किया जा रहा हो, यानी डाउटफुल सिचुएशन हो, तो शक के घेरे में, शक के घेरे में, अंडर द क्लाउड, ये वर्ड है आपके पास में, अंडर द क्लाउड। ठीक है, तो देखिए, द क्लासमेट वर डांसिंग टुगेदर अंडर द रेन। क्या क्लासमेट जो हैं अपने सहपाठी बरसात के अंदर नाच रहे थे अपने साथ में, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। द रेड फोर्ट लुक्स ब्यूटीफुल अमाइडस द क्लाउडी वेदर एंड कोल्ड एटमोसफेयर। जो रेड फोर्ट है वो बादलों के बीच में, घिरे हुए बादलों के बीच में और ठंडे मौसम के बीच में अच्छा सुंदर दिखाई दे रहा था, ये भी नहीं। इट वॉज द बेस्ट प्लेस टू सिट अंडर द स्काई विद हैंड्स फुल ऑफ फूड। एक खुले आसमान के अंदर नीचे बैठना और हाथों में बहुत सारे भोजन के साथ में खुले आसमान के नीचे बैठना, ऐसा कुछ नहीं। द ड्राइवर वॉज अंडर सस्पिशन, देखिए सस्पिशन वर्ड आ गया। अंडर सस्पिशन का मतलब क्या होता है, संदेह के घेरे में। आफ्टर द पुलिस फाउंड ब्लड ऑन हिज कार, ड्राइवर शक के घेरे में आ गया, कब आ गया, जब पुलिस ने देखा कि उसके कार के ऊपर ब्लड पड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहा है, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, ये कैसा दे दिया। अच्छा, एक्चुअली ये जो वर्ड है, ये जो आए हैं सबकी एक जैसी शक्ल दिख रही है, देखो, हर ड्यूल एटीट्यूड मिस गाइड एवरीवन। ड्यूल, डील, ड्यूल, ड्वेल, ड्यूल, इन तरह की सीरीज को क्या बोला जाता है, होमोनियम्स। क्या बोला जाता है इनको, होमोनियम्स बोला जाता है। ठीक है, लगभग एक जैसे सुनाई देते हैं। अब सारे मीनिंग एक बार समझना पड़ेगा। इस ड्यूल का मतलब होता है मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध समझते हैं, अरे भैया जो पहलवान लड़ते हैं, पहलवान लड़ते हैं ना, वो मल्ल युद्ध होता है, धोबी पछाड़। भीम करते थे मल्ल युद्ध, है ना। कौरव पांडव वर्सेस जब हुआ था तो पांडवों में से एक थे कौन, भीम, तो वो मल्ल युद्ध के खिलाड़ी थे, है ना। डील का मतलब क्या होता है, किसी से डील करना यानी व्यवहार करना। व्यवहार करना या व्यापार करना, ये डिपेंड करता है वर्ड कैसा है।
ड्यूल, अच्छा थोड़ा सा इसको जरा साइड करते हैं, इसको भी चेक करते हैं दोबारा। ड्वेल का मतलब क्या होता है? निवास करना, एकोमोडेट, निवास करना। और ड्यूल का मतलब क्या होता है? दोहरा या दो, दो या द्वि या दोहरा, कोई चीज क्या हो? डबल हो, बिल्कुल। तो देखिए मोबाइल के अंदर क्या होता है? ड्यूल सिम होती है, दो सिम होती है, सिम वन और सिम टू। तो मोबाइल से आया ड्यूल का फंक्शन। तो देखिए उसके दोहरे व्यवहार ने, उसके दो तरफा व्यवहार ने मुझे मिसगाइड कर दिया। क्या कर दिया? मिसगाइड कर दिया। यानी पहले तो उसने यस बोला, फिर बाद में चुपके से उसने नो जैसा साइन बना दिया। अब मैं कंफ्यूजन में हूं। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर, यानी दोहरा व्यवहार करना, है ना। एक एक तो आप अच्छा अच्छा बोल रहे हो, फिर उसके सामने तो अच्छा अच्छा बोल रहे हो, पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है आपको। क्या करना है? एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर क्या दिया हुआ है? एरर दी हुई है, और उस एरर को आपको सही करना है। तो देखिए ही विल रिटर्न इन ए आवर, इसको बेटा आवर पढ़ा जाता है, आ का साउंड आता है इसमें, एच को नहीं पढ़ा जाता। तो देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों से, पिछली क्लासेस में भी मैं कंटिन्यू बोलता आया हूं बेटा, आर्टिकल चैप्टर में से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। आ से लेके अंगा तक आएगा तो एन का यूज़ करेंगे, और वहीं प्रोनाउंसिएशन का से लेके ज्ञा तक आएगा तो ए का यूज़ करेंगे। तो देखो आ से लेके अंगा तक आवर में आ का साउंड आ रहा है, इसका यूज़ करूँगा एन का। तो यहाँ पे ये ए नहीं आना चाहिए, यहाँ पर ये ए नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? एन। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर? क्रिएट क्वेश्चन आया आर्टिकल का, अच्छे से कर लीजिए बेटा। अब भैया आ जाते हैं इनकरेक्ट स्पेलिंग पर। इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला जो चैप्टर है वो बहुत बार आया है, सर इसको हम कर नहीं पाते हैं। डोंट वरी, किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। पहले तो सबके मीनिंग में क्लियर करूँ, उसके बाद में देखेंगे। नॉक्ट्रल का मतलब क्या होता है? रात का, यानी रात में निवास करने वाला, रात से संबंधित, निशाचर। ठीक है। रिपल्सिव का मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षक या प्रतिकारक। अभी मैं सबके मीनिंग बताता हूँ। स्कोर बोर्ड का मतलब स्कोर बोर्ड ही होता है, क्रिकेट के अंदर होता है ना स्कोर बोर्ड, कितना स्कोर किया, कितने मार्क्स आए, कितने क्या हुआ, तो वो स्कोर कोड यही मान लीजिए। इंग्लिश और हिंदी लगभग एक जैसा ही मानिए। और रिस्पेक्टिव का मतलब कहता है निरपेक्ष, है ना, किसी के ऊपर वो आधारित नहीं है, निरपेक्ष है, अलग है बिल्कुल। ठीक है, धर्म निरपेक्ष, धर्म पर आधारित। अब इसमें से आपको एक वर्ड देखना है। नॉक्ट्रल की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, हमको गलत स्पेलिंग का चयन करना है। इररेस्पेक्टिव सही है स्पेलिंग, स्कोर बोर्ड की भी सही है, नॉक्ट्रल की भी स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे रिपल्सिव की स्पेलिंग रॉन्ग है। क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए। सी को हटा के हम क्या लगा देंगे बेटा? एस लगा देंगे, रिपल्सिव। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर, क्योंकि हमें ढूंढना था इनकरेक्ट स्पेलिंग और हमारे पास में इनकरेक्ट स्पेलिंग दी गई है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। 14 किस तरीके से डील करेगा उसको भी समझ लेते हैं। अब जो 14 वाला जो क्वेश्चन आया है बेटा, वो फ्रेसिस से रिलेटेड आया है। आप बिलीव कीजिए, अगर एग्जाम में अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, अगर इंग्लिश के पेपर में आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसका एक ही रीज़न है कि आपने फ्रेजल वर्ब्स को नहीं ध्यान दिया। अगर आप फ्रेजल वर्ब्स पे ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आपके मार्क्स बढ़ना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे। मोहन डैश द चार्ज ऑफ द सेंटर ऑफ लाइफ स्किल्स फ्रॉम द मुस्तफ़ा। ठीक है, चार्ज ऑफ द सेंटर और द लाइफ स्किल फ्रॉम मुस्तफ़ा। तो मोहन क्या है? इन चार्ज में है, किसके? सेंटर लाइफ, सेंटर ऑफ चार्ज हैं, यानी क्या मतलब प्रतिभार का केंद्र है, उनके ऊपर ज़्यादा काम छोड़ रखा है। ठीक है, उनको काम दे रखा है, कार्यभार उनने ग्रहण कर रखा है। तो पहला वर्ड है टुक आउट। टुक आउट का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। किसी को क्या कर देते हैं? बाहर निकालना, किसी को बाहर कर दिया। टुक थ्रू का मतलब क्या होता है? विस्तार से समझाना, किसी को डिटेल में जाके समझा रहे हैं, विस्तार से समझाना। जैसे मैं आपकी क्लास को, ऐसा नहीं है कि कुछ तो भी आए बस उड़ा के चले गए क्वेश्चन। अरे भैया कई ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनको अभी इसके अंदर प्रॉपर एक एक वर्ड का मीनिंग नहीं पता, इसलिए बेटा मैं एक एक वर्ड को साथ में लेके चल रहा हूँ। जो बच्चे एक्टिव हैं भैया वो 2x की स्पीड पे देख लें फास्ट, और जो बच्चे थोड़ा स्लो हैं कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके देखते रहिए, है ना, और हो जाएगा सिलेक्शन। डोंट बी नर्वस कि सर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अरे होगा बेटा सिलेक्शन, क्यों नहीं होगा? मेहनत कर रहे हैं, आ जाएगा रिजल्ट। टुक ऑफ मतलब टेक ऑफ, एरोप्लेन का उड़ान भरना क्या कहलाता है? टुक ऑफ कहलाता है। और टुक ओवर का मतलब क्या होता है? कार्यभार ग्रहण करना। क्या है? कार्यभार ग्रहण करना, कार्यभार ग्रहण करना, यानी इंचार्ज होना। अभी क्या बोल रहा है वो? सेंटर ऑफ चार्ज। मोहन को क्या बनाया गया है? इंचार्ज बनाया गया है किसी भी चीज का। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। अब उसको ड्यूटी दे दी गई है। नंबर 15 पर आइए।
देखिए भैया, बच्चे लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो भैया वो जितने भी होते हैं, लाइक देन शेयर देन सब्सक्राइब और फिर भाई साहब कमेंट। और भी अगर कुछ यूट्यूब करवा रहा है तो भैया और भी कर दीजिए, जो भी कुछ वो करवा रहा है। तो देखिए भैया, इस तरह के क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करने के लिए पहले तो कुछ चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है इसको मैं 0 लेवल से आपको समझाऊंगा विद फॉर्मूला। ठीक है, वर्ब की यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ सकती है और देन ऑब्जेक्ट। फिफ्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लग जाना, जैसे यहाँ पे एस या एस लग गया है। अब फर्स्ट फॉर्म ही समझ लीजिए, कुल मिला के क्या मान लीजिए कि फर्स्ट फॉर्म ही है वो। हु का कन्वर्ट होता है बाय हुम में। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास में देखो क्या आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, इसलिए क्या आ जाएगा, इज, एम, आर, और फिर ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा बेटा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट। उसके बाद में आ जाएगी हमारे पास में थर्ड फॉर्म। सर लास्ट में क्या बाय प्लस सब्जेक्ट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि पहले बाय लगा दिया और हुम लगा दिया है। यहाँ पे तो सब्जेक्ट गायब है, इसलिए ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट में अगर कुछ बच जाए कचड़ा तो अदर वर्ड है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। पूरा फॉर्मूला आपके सामने आ गया। अब फॉर्मूले को मैच कीजिए। हु टीचेज, टीचेज हो गई फिफ्थ फॉर्म। हर ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया हमारे पास में ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस की शुरुआत में क्या चाहिए, बाय हुम। पहले तो बाय हुम देखो, बाय हुम बाय हुम बाय हुम बाय हुम बाय हु। इसको कैंसिल करिए, थर्ड वाले को, थर्ड वाला तो गया। अब ये देखिए, बाय हुम के तुरंत बाद में होना चाहिए इज एम आर। बाय हुम के क्या तुरंत बाद में इज एम आर आ रहा है? आ रहा है का? नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे? वाज आ रहा है, ये भी कैंसिल। अब एक लास्ट ही बचता, ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। मैच कर लीजिए, बाय हुम आ गया, इज आ गया, हर, ये जो शी था जो ऑब्जेक्ट था, शी क्या था, ऑब्जेक्ट था, ये यहाँ पर आ गया, डॉट हो गई थर्ड फॉर्म। सर ये ज्योग्राफी फिर क्या था? सर आपने ज्योग्राफी के तो ऑब्जेक्ट लिख दिया था पहले। बेटा ये ज्योग्राफी ऑब्जेक्ट नहीं, ये अदर वर्ड है, तो अभी ये अदर वर्ड के फॉर्म में काम करेगा। आई थिंक पूरा फॉर्मूला स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया। प्लीज़ पेन एंड कॉपी लेकर बैठा करें, इसको नोट किया करें। अरे पूरा सिलेबस मत पढ़ो यार, कितना पढ़ोगे, कितना बड़ा सिलेबस पढ़ोगे बेटा, कब तक पढ़ोगे? ओवर कंसेप्ट करने का क्या मतलब है जब 25 मार्क्स ही मिलने हैं यार? पढ़ते रहो तुम। अब सर कौन सा पूछ लिया, क्या पूछ लिया, यही तो टीचर का खेल है बेटा, यही तो टीचर का खेल है, यही तो टीचर के दिमाग की काबिलियत है कि उसको पता होता है स्ट्रेटजी वाइज कि अगली बार एसएससी कौन सा दाव खेलने वाला है ना? उसके ब्रेन की इतनी कैपेसिटी जनरेट हो चुकी होती है, वो आपको पढ़ा पढ़ा के इतना सक्षम हो गया होता है, उसकी प्रैक्टिस इतनी हो गई होती है कि उसको आइडिया लगने लगता है कि अगली बार ये इस तरह का क्वेश्चन देने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए वही जो क्वेश्चन था उसको थोड़ा पास्ट फॉर्मेशन में देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले फॉर्मूला ड्रॉ कर देता हूँ। प्लीज़ पेन एंड कॉपी लेकर बैठे बेटा, छोटे बच्चे नहीं हो, लिखा करें उसको, है ना? नहीं है फिलहाल नहीं लिख पा रहे तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट करें आप। हमारी पहचान सिर्फ आपसे है, आपका सिलेक्शन है तो हमारा सिलेक्शन है, आपका सिलेक्शन नहीं है तो हमारा सिलेक्शन भी नहीं है। तो देखिए हु की जगह पे बाय हुम, सेकंड फॉर्म बदल गया वाज या वर में, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट का बन गया सब्जेक्ट यहाँ पर, और फिर अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कुछ रिमेनिंग बचेगा तो सेकंड फॉर्म। तो सर अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला बताया था वो भी तो ऐसा ही है। हाँ बेटा, ये हम शक्ल 1 है और ये हम शक्ल 2 है। ठीक है, बस इतना ही अंतर है, इसमें आ गया वाज वर। तो देखिए ब्रोक हो गया सेकंड फॉर्म, माई ग्लासेस हो गया ऑब्जेक्ट, और हु आ रहा है। 3 वैल्यू आ रही हैं, हु, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तीनों वैल्यू को अरेंज करिए। सेंटेंस की शुरुआत में होना चाहिए बाय हुम, ये तो हु आ रहा है, कैंसल। यहाँ पर हु आ रहा है, कैंसल। बाय हुम के बाद में वाज या वर में से कोई एक आएगा और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। पहले देखिए ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, माई ग्लासेस। ग्लासेस सिंगुलर है कि प्लूरल है, जल्दी बताइए। सर प्लूरल है, तो क्या आ गया, वर। यहाँ पे वर ठीक है, माई ग्लासेस यहाँ पे भी ठीक है। अब इसके बाद में क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, बीइंग आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है, नहीं सर मेरे को नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप कीजिए। नहीं आ रहा समझ में, वीडियो को फिर से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कितना ईजी है, किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। 17 क्या कह रहा है? 17 वाले क्वेश्चन के अंदर आपको एक स्टोरी अरेंजमेंट करनी है। क्या करनी है? स्टोरी अरेंजमेंट करनी है। अब देखिए भैया, एक तो बच्चा क्या होता है कि पूरी स्टोरी पढ़ेगा, और एक मेरे जैसा बच्चा है आलसी टाइप का, इतना दिमाग नहीं लगाएगा, पूरी स्टोरी पढ़ेगा।
वो क्या करेगा, अपने अनुभव के आधार पर आंसर निकालने की कोशिश करेगा। बी 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 डी। एक ही सेंटेंस अलग है जो डी फॉर्मेट में जा रहा है, एक ही सेंटेंस अलग है जो किस में जा रहा है बेटा, डी वाले फॉर्मेट में जा रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस की शुरुआत में नहीं हो सकता है। ठीक है, सेंटेंस की शुरुआत में क्या हो सकता है, बी से हो सकता है। तो अब जरा बी को मैं पढ़ लेता हूं। बोला गया है कारिन है, कारिन ये कैसा नाम है यार। ठीक है, हो सकता है इन लोगों ने लिख दिया, किरण लिख रहे हो, कारिन कर दिया हो। करण कर लीजिए, आप करण पढ़ लीजिए। ठीक है, तो हम करण पढ़ लेते हैं इसको। करण टुक अ स्ट्रॉल। स्ट्रॉल क्या होता है, स्ट्रॉल का मतलब होता है भोजन खाने के बाद में घूमने के लिए जाना। ठीक है, हल्का फुल्का टहलना, वॉकिंग कह सकते हो। स्ट्रॉल इन अ लवली गार्डन फुल ऑफ ट्यूलिप। ट्यूलिप बेटा एक फूल होता है, एंड बटरफ्लाई। करण जो है गार्डन में घूमने के लिए जाता है, उस गार्डन के अंदर बहुत सारे फूल हैं और तितलियां हैं। ठीक है, अब उसके बाद में क्या, ये गर्ल है बेटा, स्मॉल गर्ल है, जो कैरन जो है वो एक गर्ल है बेटा, वो क्या है, एक लड़की है। अच्छा, बी के बाद में डी आएगा कि बी के बाद में डी आएगा कि बी के बाद में ई आएगा, अब जरा ये हमको समझना पड़ेगा। अगर मैं बी के बाद में डी रखता हूं, क्योंकि यहाँ प्रायोरिटी ज़्यादा है, थोड़ा सा बी के बाद में डी रखने की कोशिश करता हूँ। बोला गया है पहले वाले में कारिन बोल ही दिया गया है। जब पहले वाले में कारिन बोल दिया गया है तो इसके बाद में कंफर्म ये है कि कारिन के बाद में या तो शी आएगा या इसको कोई इंट्रोडक्शन आएगा। डायरेक्ट दोबारा से दो दो बार नाम नहीं आएगा। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम बाजार जाता है, राम खाना खाता है, राम बहादुर है, तो बार बार राम कहने की जरूरत नहीं है। राम एक अच्छा लड़का है, वह बाजार जाता है, वह बहादुर है, वह बहुत अच्छा पढ़ता है, यानी कि मेरे को एक चाहिए प्रोनाउन। तो देखिए कैसे करूंगा मैं। पहले बोला गया कि वो गार्डन के अंदर घूम रही है बटरफ्लाइज के साथ में और फूलों के साथ में। फिर बोला गया है द स्मॉल गर्ल एडोर द आउटडोर एंड रेलिश द ब्रीज ब्लोइंग थ्रू हर एयर। वो जो छोटी लड़की, अब पता चला है जो कारिन नाम है वो क्या है, एक लड़की का नाम है, और वो एक छोटी लड़की है। वो लड़की क्या है, घर से बाहर घूम रही है और अपने आउटडोर पे है। और रेलिश द ब्रीज, यहाँ पे एक वर्ड आया ब्रीज। ब्रीज का मतलब होता है ठंडी ठंडी हवा, और वो गार्डन के अंदर घूमते हुए ठंडी ठंडी हवा का आनंद उठा रही है। वो ठंडी ठंडी हवा उसके जो है बालों को उड़ा रही है ना। ठंडी ठंडी हवा क्या कर रही है, उसके बालों को क्या कर रही है, उड़ा रही है। ठीक, तो ये जो हो जाएगा बी के बाद में आएगा ऑप्शन नंबर ई, 2 आ जाएगा। अब चाहिए देखिए, शी डैश्ड फ्रॉम वन साइड टू अदर। वह दौड़ती है, क्या करती है, डैश्ड का मतलब क्या होता है, दौड़ना। तो वो कहां से कहां तक दौड़ती है, एक मिनट इसको साफ कर दूं मैं। डैश्ड का मतलब क्या होता है, भागना, थोड़ा थोड़ा करके भागना, एक जगह से दूसरी जगह भागती है। टेकिंग केयर नॉट टू डिस्ट्रॉय लवली फ्लावर्स इन द गार्डन, और इस बात का भी ध्यान रखती है कि वो जो अच्छे सुंदर फूल हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। थर्ड हो गया। अब आएगा हमारे पास में फोर्थ। फोर्थ में क्या आएगा, शी डिस्कवर्ड। अब देखिए पहले भी शी बताया, अब बार बार शी बोल रहे हैं। पहले उन्होंने बोला कारेन नाम की एक लड़की है, दूसरे में बताया कि भाई वो कितनी उम्र की है, छोटी लड़की है। अब वो शी बोल रहे हैं हर बार। शी डिस्कवर्ड अ स्विंग, उसने एक झूला देखा। कंस्ट्रक्टेड ऑन अ ट्री ब्रांच बिहाइंड अ लार्ज बुश, एक बड़ी झाड़ियां थी, बड़ी झाड़ी के पीछे उसने एक पेड़ के ऊपर जो झूला लगा लेते हैं हम लोग, देखते हैं ना गांव के अंदर, रस्सी डाल दी और पेड़ पे झूला लगा दिया। इवन मैंने तो ऐसा भी देखा, जो साइकिल के टायर होते हैं ना, साइकिल के टायर से झूला बना लेते हैं, है ना। या साड़ी है, पुरानी साड़ी है, पुरानी साड़ी का कपड़ा डाल दिया, उससे झूला बना लिया। तो ऐसा कोई स्विंग उन लोगों ने बना रखा था। ऑप्शन नंबर 4, तो सॉरी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारे पास में, सी वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये ऑप्शन 4 है, सी वाला। और देखिए कारेन वेंट ऑन टू द स्विंग विदाउट हेजिटेटिंग एंड बिगिंग स्विंगिंग कॉजिंग द विंड टू डिसहेबल हर एयर। और फिर कारेन किसी भी बिना किसी झिझक के झूले पे चली जाती है और झूले पे झूलना का आनंद उठाती है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है हमारा, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं जवानों अब आगे की तरफ। देखिए ये इंग्लिश का एक थोड़ा ऐसा पैटर्न होता है जिसपे हमको बतानी पड़ती है टेक्निक ट्रिक, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बेटा, ऐसे नहीं है कि कुछ तो भी टाइम नहीं लगेगा, लगेगा टाइम। देखो फिर से देखो सिस्टम, डी ए बी और बी, किस वर्ड की प्रायोरिटी ज्यादा दिख रही है आपको, बताइए कौन सा वर्ड का रिपीटेशन ज्यादा आ रहा है, बी का रिपीटेशन ज्यादा आ रहा है, तो मैं रिपीट वाले वर्ड पे ही जाऊंगा, सीधा सा मेरा यही कंसेप्ट है, मैं पेपर में यही करता हूं मैं। ठीक है,
हर बार काम नहीं करता, लेकिन ये काम तो करता है, 90% काम कर जाएगा, 10% मिस हो जाता है यार। तो 90 वाला फॉर्मूला अपना लीजिए। एक और तरीका देखिए, क्या इट से डायरेक्ट सेंटेंस शुरू कर सकते हैं क्या प्रोनाउन से? नहीं, प्रोनाउन से पहले एक नाउन आता है, ये प्रोनाउन है, इससे पहले एक नाउन आना चाहिए। द इंडियन यूनियन कैबिनेट प्रूव्ड, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड एक वर्ब है, तो वर्ब से पहले आ रहा है सब्जेक्ट, यानी कि ये एक सब्जेक्ट का रूप है, इससे सेंटेंस को हम स्टार्ट कर सकते हैं, इसको होल्ड करके रखते हैं। एंड से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता अचानक से। दिस पॉलिसी, बेटा मैं कई बार आपको बता चुका हूं, वर्ड में कभी दिस और दैट आ जाए, ध्यान रखेंगे, या दीज और दोज आ जाए, तो ये हमेशा सेंटेंस नंबर सेकंड होते हैं। देखिए, दिस से पहले मान लीजिए एक वर्ड आ रहा है बुक, मैंने एक बुक खरीदी, आई बॉट ए बुक, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो पहला वर्ड क्या था? बुक, दूसरा क्या था? दिस, तीसरा वर्ड क्या आएगा? दैट। ये ध्यान रखना है आपको। पहला वर्ड अगर मैंने बोला बुक्स, तो ये प्लूरल वैल्यू है, ये पहले रैंक पर आएगा, दीज दूसरे रैंक पर आएगा, फिर दोज आएगा, ऐसे करके सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो ये देखो यहाँ दिस पॉलिसी आ रहा है ना, कौन सी पॉलिसी? इसका विवरण पहले मिलेगा, इसका कहाँ पे मिलेगा? डेटा पहले मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी से तो हो ही नहीं सकता। अब मैं इन सबको थोड़ा एक साइड वाइज कर दूँ, मैं बोर्ड को थोड़ा सा साफ कर दूँ, इससे अच्छा सा दिखे। तो बोर्ड हमारा काफ़ी गंदा हो गया है, इतना तो यार मैं उससे भी नहीं साफ कर पाता हूँ जो जितना, अरे रे रे रे, इतना साफ नहीं करना था, ये पूरे पेज चला गया मेरा। ठीक है, अरे प्रभु, मिटोगी नहीं? नहीं मिटोगी, मिटना तो पड़ेगा, क्यों नहीं होगा, मिटना पड़ेगा। अब सुनिए, सारी चीज़ें साइड वाइज कर दी मैंने, इधर उधर का कचरा बिल्कुल क्लीन कर दिया है। ज़रूरत की चीज़ ये है कि बी से सेंटेंस शुरू हो रहा है, ये रहा सब्जेक्ट हमारे पास में। द इंडियन यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड the country's national education strategy in 29 जुलाई 2020। 2020 के अंदर एजुकेशन पॉलिसी थी, उस स्ट्रेटजी को उन लोगों ने अप्रूव कर दिया गया था, सत्यापित कर दिया था। किसने समर्थन दे दिया था? इंडियन यूनियन कैबिनेट ने। इट सुपरसीडेड इंडियाज प्रीवियस एजुकेशन सिस्टम। सर, ये प्रीवियस वर्ड आने की वजह से ये रहा नया एजुकेशन सिस्टम, ये रहा प्रीवियस एजुकेशन सिस्टम, प्रीवियस एजुकेशन स्ट्रेटजी विच हैज बीन क्रिएटेड इन 1896। 1986 में एक एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी, उसका सुधरा हुआ रूप किस में आया है? 2020 में आया है। यानी कि सेंटेंस 1 ये हो जाएगा और सेंटेंस 2 ये हो जाएगा। अब उसके बाद में दिस पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी? ये जो ऊपर दी हुई है एजुकेशन पॉलिसी, इन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्स इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ये बहुत ही अच्छे तरीके से एजुकेशन सिस्टम को सुधार रही है। रिकंस्ट्रक्टिंग, सॉरी क्या बोला गया? रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है? पुनर्बनाना, पुनर्निर्माण करना। इंडियाज एजुकेशन सिस्टम इन द प्राइमरी गोल ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। और ये क्या कर रहा है? हमारे संगठन का पुनर्निर्माण कर रहा है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी का। एंड इट गिव्स, अब आ गया and it gives the framework for the education from the primary grades up to the higher education as well as for vocational training in both urban and rural settings। इतना बड़े सेंटेंस में सिर्फ इतना सा समझिए कि ये लास्ट वाला सेंटेंस है और इसको टिक करना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन को भी सुधारा जा रहा है, गाँव के अंदर भी और शहरों के अंदर भी। ठीक है, हायर एजुकेशन को भी सुधारा जा रहा है, गाँव के अंदर भी और शहरों के अंदर भी। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, इसको टिक करिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, अब की बार एक क्वेश्चन पेपर के अंदर ना ये जो स्टोरी अरेंजमेंट वाले हैं, जंबल्ड ऑर्डर वाले हैं, ये कितने आए हैं देखें एक बार। मेरे ख्याल से ज़्यादा ही लग रहे हैं मेरे को तो ये कुछ, तेरी इतने सारे, बच्चा तो फिर ये गया इस सेशन का। हाँ, 1 ठीक है, देन 2 ठीक है, देन 3 ठीक है, देन 4, अरे बेटा 4 स्टोरी अरेंजमेंट, ये तो बड़ी बात है। मतलब सीधा डबल कर दिया, 2 तो चलो समझ में आ रहा था। तो ये बंदा जो जिस शिफ्ट में बैठा हुआ है, ये 21 तारीख को जो शिफ्ट में बैठा था बंदा, उसके लिए तो प्रॉब्लम हो गई, उसके लिए तो एग्ज़ाम बहुत लंबा हो गया। कोई बात नहीं, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम अपने पेपर को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम जल्दी जल्दी सोल्यूशन बता देते हैं आपको। देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ये अगेन क्या है? स्टोरी अरेंजमेंट को बिलोंग करता है। पढ़ लें एक बार। बॉक्साइट के बारे में बात हो रही है। बॉक्साइट क्या आता है? एक मेटेलिक स्टेट्स में दिया गया है बॉक्साइट को। और अब इसके बारे में जान लेते हैं क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉमन ही ढूंढना चालू कर दो।
ए आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, डी नहीं आ रहा, डी को कैंसिल आउट करो, तो ऑप्शन नंबर 2 तो हो गया कैंसिल आउट। अब बस अब इसके बाद में ये देखो, ए के बाद में सी है, ए के बाद में बी है और ए के बाद में डी है, तो बस हमको एक वर्ड मिल गया तो पूरा खेल हो गया। तो पहले तो बॉक्साइट एक नाम है। बॉक्साइट इज यूज्ड एज अ मेन रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के प्रोडक्शन के लिए बॉक्साइट क्या है, मुख्य कच्चा माल है, ठीक है। उसके बाद में अगर बी देखता हूं, प्रेसिपिटेशन इज अ प्री फाइनल स्टेज। अब पहले फाइनल स्टेज से पहले एक प्री स्टेज आ गई फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। मेरे को तो कहीं से ऐसा कोई मैच खाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अचानक से प्रोडक्शन के बारे में बात, अचानक से प्रोसेस के बारे में बात, ये तो लास्ट प्रोसेस हो सकता है, पहला नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ए के बाद में अगर बी आ रहा है तो वो गलत फॉर्मेशन है। अब बचे दो, ए के बाद में सी आएगा कि ए के बाद में डी आएगा, ये हमको देखना होगा। सोडियम एल्यूमिनेट इज रिक्वायर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप। देखो अब समझ में आ रहा है कि बॉक्साइड क्या है, एक कच्चा माल है एल्युमिनियम के प्रोडक्शन में, और सोडियम एल्यूमिनेट क्या है, जरूरत एक्वायर्ड इन नेक्स्ट स्टेप। और अगले स्टेप में हमको क्या मिलता है, सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है। तो यानी ए हो गया 1, ये हो गया 2। अब देखिए ए के बाद में आ गया सी और सी के बाद में आएगा बी। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या था, किसी चीज को तेजी से करना। प्रेसिपिटेशन इज प्री फाइनल स्टेज ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन। असली प्रोडक्शन का वो फाइनल स्टेज नहीं है, फाइनल स्टेज से तुरंत पहले की एक स्टेज और है, यानी कि ये थर्ड स्टेज है ये। द स्मेल्टिंग प्रोसेस एक्चुअली एक्सट्रैक्ट एल्युमिनियम एज अ फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। और अंतिम में फाइनल प्रोडक्ट हमको कब मिलता है, स्मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर मिलता है, ठीक है। जब बिल्कुल गला दिया जाता है किसी चीज़ को, तो स्मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर लास्ट में हमको ये फाइनल प्रोसेस मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर, ठीक है, बाकी ऑप्शन हट जाएंगे। बड़ा पेपर है, बड़ा एग्जाम हो गया ये, ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर, और एक ही तरह के 4 क्वेश्चन रख दिए, इसमें टाइम जाने वाला था बच्चों का ज़्यादातर। चलिए मेरी स्ट्रेटजी क्या कहती है वही देख लेता हूँ मैं। रिपीटेशन देखो, डी के बाद में ए आ रहा है, डी के बाद में सी आ रहा है, डी के बाद में ई आ रहा है, डी के बाद में ई आ रहा है। तो रिपीटेशन देखो, डी के बाद में ई आ रहा है, इसी को फॉलो करो, इसी से पहले बनाने का कोशिश करो, फिर नहीं बनता तो फिर दूसरी स्ट्रेटजी हम लोग लगाएंगे। ये दोनों को तो कट करो ऑप्शन को। डी देखिए, द डेड सी is one of the saltiest body of the water of the planet which with about 10 miles the salt content of the typically salt water। तो डेड सी मृत सागर क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा खारे पानी का क्षेत्र है, जो 10 टाइम खारा है दुनिया भर के पूरे संसार के पानी से, ठीक है। डी के बाद में ई आ रहा है, दिस इज बिकॉज, बता रहा है इसका कारण क्यों है। देखो 1 ये हो गया, 2 यही होगा, और कोई वर्ड बन ही नहीं सकता है। This is because the water flows into the Dead Sea from the single primary tributary, the Jordan River। जॉर्डन रिवर ही मात्र एक ऐसा नदी का ट्रिब्यूटरी है, एक ऐसी नहर जा रही है, एक ऐसी नदी का स्रोत जा रहा है जो मृत सागर के अंदर गिरता है, ठीक है, वो उसका मुख्य स्रोत हो गया है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके अंदर नमक की मात्रा बढ़ रही है। अब ये देख लीजिए भैया, डी के बाद में ए लगाना है कि सी लगाना है। अगर मैं ये लगा दूं, बिकॉज ऑफ द रीजन स्कॉर्चिंग हीट एरिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ वाटर इवोपरेट्स। इसमें बोला जा रहा है क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। स्कॉचिंग हीट का मतलब क्या होता है, चुभने वाली हीट, है ना। स्कॉचिंग हीट आया ना, एक वर्ड आया यहाँ पे देखो, स्कॉचिंग हीट, चुभने वाली हीट। एरिडिटी मतलब बिल्कुल शुष्कता है उधर पे, ठीक है, नमीता है, सॉरी, है ना, ऐसा माहौल है वहाँ पर, आर्द्रता वाली क्षेत्र आ गया। तो अब ये जो स्थिति है हमारे पास में क्या कर रही है, वाटर एवोपरेट्स हो जाता है, पानी उड़ने लगता है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो ए तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है, क्योंकि ए का मतलब ये हो गया कि एक स्टेप हम आगे चले गए, थोड़ा सा पीछे आइए। सी वाला चेक करते हैं, इट इज देन अनेबल टू एग्जिस्ट द लेक एंड इज फोर्स टू एवोपरेट। देखिए क्या होता है कि जब वो मृत सागर में जब पानी पहुँचता है जॉर्डन रिवर की ट्रिब्यूटरी, जॉर्डन रिवर ट्रिब्यूटरी से, तो क्या होता है कि वहाँ पर क्या बन जाता है, एक छोटी सी लेक बन जाती है। क्या बन जाता है, झील टाइप की बन जाती है। और जब झील के अंदर क्या होता है, पानी क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है। पानी इकट्ठा होने लगता है तो पानी क्या होता है, फोर्स टू एवोपरेट। धूप ज़्यादा पड़ रही है भाई, अब पानी क्या होगा, एवोपरेट होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बी ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। और देखते हैं सी के बाद में अब ए आएगा, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज द रीजन इज क्रॉसिंग हीट। अब मैंने पहले ही बता दिया ना, अब वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, उस धूप की वजह से क्या हो रहा है कि पानी उड़कर निकल जाता है। एज अ रिजल्ट,
अब आ जाएगा थर्ड के बाद में 4, और परिणाम स्वरूप हमेशा ध्यान रखिए एज अ रिजल्ट वर्ड कभी भी आए तो शुरुआत में नहीं आता, हमेशा लास्ट स्टेटमेंट होता है एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप। द साल्ट एंड द अदर मिनरल बिकम द इंक्रीजली कॉन्सेंट्रेटेड, इसलिए क्या होता है वहाँ पर पानी स्टोर हो गया, लेक बन गया, लेक बनने के कारण क्या होता है वहाँ पर धूप ज़्यादा हो रही है, धूप में की वजह से पानी क्या है उड़ गया और नमक नीचे रह गया, वहाँ पर जो है मिनरल और नमक की मात्रा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, तो देखो अब उन्होंने क्या किया है कि PQRS वाले जो थे, ABCD वाले स्टोरी अरेंजमेंट वाले जो थे वो उन्होंने ज़्यादा दे दिए थे और ये दे दिया है हल्का क्लोज पैसेज। भैया प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक ज़रूरी चीज़, पर डे आपको रात को 9 बजे ये 9 PM को आपको मिल रही है SSC CGL की सीरीज़। अभी कुछ समय बाद में मैं MTS को भी लेकर आने वाला हूँ, उस पर काम चल रहा है बेटा। MTS में भी मैं थोड़ा सा वर्क कर रहा हूँ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। आपको मालूम है आज कौन सा सेट चल रहा है 21, कल जो होगा वो आपको मिलेगा 22 सेट नंबर, तो तैयार रहें उस सेट के लिए भी। देखिए, पोस्टर आर डैश टू प्रमोट अ ब्रांड और पासिंग। देखिए, आपको इज एम आर के बाद में केवल 2 ही वैल्यू आ सकती हैं, या तो इज एम आर के बाद में 4th फॉर्म लगा दीजिए या 3rd फॉर्म लगा दीजिए। तो यूजेज हो गया हमारे पास में, तो 5th फॉर्म ये नहीं आएगा, बीइंग यूज नहीं होगा, ये भी यूज नहीं होगा, केवल यूज्ड आएगा, 3rd फॉर्म आएगा। पोस्टरों का प्रयोग किया जाता है ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, और पास डैश इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देखिए, इंफॉर्मेशन को पास किया जाए, एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन को भेजा जाए तो क्या होता है बेटा, पास इंफॉर्मेशन ऑन होता है। ठीक है, पास ऑन का मतलब क्या होता है, पास के साथ में अगर ऑन लगा देंगे तो क्या होगा, किसी चीज़ को आगे की तरफ को बढ़ा देना, प्रोसेस कर देना, आगे की तरफ बढ़ा देना, ट्रांसफ़र कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, दे कैन बी यूज्ड फॉर डैश पर्पसेस ranging from telling people to be cautious as the floor is wet to information them an upcoming sale and event। तो देखिए ये क्या करते हैं, ये अलग अलग तरह के होते हैं, इनके अलग अलग पर्पसेस भी हो सकते हैं, लेकिन इनका मुख्य पर्पस क्या होता है, लोगों को सजग करना, कॉशियस करना। ठीक है, और उनको जानकारी देना, एज द फ्लोर इज वेट, उनको सजग करना कि भाई सही क्या है गलत क्या है, और अपकमिंग सेल के बारे में बताना कि कौन सी सेल होने वाली है, कौन सा इवेंट होने वाला है उसके बारे में बताना। तो हमारे पास में दे कैन बी यूज्ड फॉर कैसे पर्पसेस हो जाएंगे बेटा, वेरिड पर्पसेस, यानी विभिन्न, एक ही तरह के नहीं, विभिन्न तरह के। मच नहीं हो सकता, या अनकाउंटेबल वैल्यू में, सिमिलर नहीं हो सकता, एक ही तरह के थोड़ी ना बताते हैं, लिटिल भी नहीं होगा, प्लूरल है ना पर्पसेस, तो लिटिल तो गया, मच भी गया, वेरिड रह जाएगा, यानी विभिन्न पर्पस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दे यूजली इंक्लूड अ पिक्चर, उसमें क्या होती है, एक पिक्चर होती है, डैश फ्यू वर्ड्स, एक पिक्चर होती है और उसमें कुछ शब्द भी होते हैं, एंड। ठीक है, क्या जाएगा, एंड फ्यू वर्ड्स। अ सुटेबल डैश मेक्स अ पोस्टर इफेक्टिव एंड मेमोरेबल। एक अच्छा पोस्टर कब बनता है, जब हमारे पास उसके अंदर लगाने के लिए कोई कैप्शन का मतलब क्या होता है, उसके अंदर कोई सूचना या निर्देश बहुत अच्छे से लिखे हुए, इंपॉर्टेंट लिखे हुए। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है बताइए बेटा, सावधान। इसमें कुछ वर्ड हैं जो टफ हैं, उनको देख लीजिए। कोटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, हमारे पास में हवाला देना किसी चीज़ का, एग्जाम्पल देकर बताना, कोटेशन। एंटिसिपेशन का मतलब क्या होता है, प्रत्याशा। ठीक है, और कैप्शन का मतलब हमारे पास में क्या हो जाता है, कोई मतलब अच्छे से क्या कर देना, पंच लाइन दे देना, क्या दे देना, पंच लाइन। ठीक है, तो वो एक एडवर्टीजमेंट काफ़ी इफेक्टिव होता है जब उसकी पंच लाइन अच्छी हो। ठीक है बेटा, तो बेटा आज के लिए इतना ही है, आज के लिए इतना ही अत्याचार है इंग्लिश के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो जवानों, मिलते हैं आपको एक नई क्लास के अंदर नई सीरीज़ के साथ में। आज के लिए इतना ही है बेटा, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करें, अपने और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें, खूब तरक्की करें।